हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आनंद सर का नमस्कार। 2025 एसएससी सीजीएल का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है। जिन सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको इंश्योर करना चाहिए कि 2026 में आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। हर हाल में आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। ये समय मातम का नहीं है, ये समय इंट्रोस्पेक्शंस का है कि आप एनालाइज करिए कि कहाँ कमी रह गई है और जुट जाइए 2026 के लिए, और इंश्योर करिए कि हर हाल में आपका 2026 में सिलेक्शन हो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको जो बचा हुआ समय है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अप्रैल मंथ में हर हाल में अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। वो सारा सेगमेंट, वो सारा सिलेबस का वो पार्ट जो बहुत स्कोरिंग है उसको अच्छे से अप्रैल मंथ में ही कंप्लीट करिए। और मई और जून में आप खूब प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और टाइम मैनेजमेंट पे भी पूरा फोकस रखिए भाई। टाइम मैनेजमेंट भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हम अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में सेट नंबर 36 को डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ आनंद सर, और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूं। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपीयर्ड हुआ हूं। मैंने यूपीएससी प्रीलिम 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूं। और पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। देखिए, जो क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करते हैं ना, आप उनके कंसेप्ट पे जाया करिए, उनकी फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जाया करिए। और ये सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं। ये ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी के ही लिए वैल्यूएबल होंगे। ये सभी एग्जाम के लिए वैल्यूएबल। देखिए, हमें तो अपने टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। और जो भी सिलेबस, जो भी जर्नल अवेयरनेस का जो भी सेगमेंट आपका एसएससी में है, वो ही सेगमेंट आप देखेंगे हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी में फर्क आ जाता है। यही सिलेबस आपको आईएएस के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, आईएएस के प्रीलिम्स में मिलेगा, यूपीएससी यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। यही आपका सिलेबस आप देखेंगे एनटीपीसी के एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। सो फोकस करिए कंसेप्ट पे, सिलेबस कंसेप्ट पे और फैक्चुअल नॉलेज पे। ठीक है, चलिए सेट नंबर 36 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली अप्लाइज टू द वेटेड वोटिंग मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 279A क्लॉज 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A क्लॉज 9 के तहत भारत मतदान तंत्र का सही अनुप्रयोग कौन सा है? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? द सेंटर होल्ड 75% ऑफ द वोटिंग पावर इन द जीएसटी काउंसिल। केंद्र के पास जीएसटी परिषद में 75% मतदान शक्ति होती है। A GST council decision can be passed solely with the support of the center and one state. जीएसटी परिषद का निर्णय केवल केंद्र और एक राज्य के समर्थन से पारित किया जा सकता है। द स्टेट कलेक्टिवली हैव ट्वाइस द वोटिंग वेट ऑफ द सेंटर इन द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी परिषद में राज्यों के पास सामूहिक रूप से केंद्र की तुलना में दुगनी मतदान शक्ति होती है। ऑप्शन डी क्या है? ईच स्टेट हैज इक्वल वेटेज एज द सेंटर इन द जीएसटी काउंसिल वोटिंग। तो जीएसटी परिषद में प्रत्येक राज्य का भार केंद्र के बराबर होता है। तो ये आपका प्रश्न है। जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं जीएसटी आपका किस संविधान संशोधन के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो देखिए, जीएसटी के बारे में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हम देख लेते हैं, इससे संबंधित जो वेरियस फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो जीएसटी की फुल फॉर्म है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। ये दोनों गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सबसे पहली बात तो इनडायरेक्ट टैक्स है। भाई, टैक्स भी आपके दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये आपका किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको आपके संविधान में ऐड किया गया? इसको ऐड किया गया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और एक कब पारित किया गया था? ये आपका 2016 में इसको पारित किया गया था। और ये इफेक्टिव किस डेट से हुआ? 1 जुलाई 2017 से ये आपका इफेक्टिव हुआ। ठीक है, और ये आप जब ये आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जो आपका
101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ था, उस वक्त जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो आपके प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? आपके प्रेसिडेंट थे आपके श्री प्रणब मुखर्जी। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं ये भी बता रहा हूं कि उस समय प्रणब मुखर्जी। मुखर्जी, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आपके प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी थे। और आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस वक्त? श्री अरुण जेटली। तो ये नाम भी याद रखिएगा कि इनके शासन, इनके टाइम पीरियड में ये सब चीजें, भाई ये बहुत बड़ा लैंडमार्क चेंज है। इंडिया की जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा लैंडमार्क निर्णय लिया गया था, जो गुड्स एंड जीएसटी इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये आपके श्री अरुण जेटली, ये तो बेसिक जानकारी हो गई, ठीक है। उसके बाद जीएसटी आपका किस तरह का एक्ट है? आपका जीएसटी आपका इनडायरेक्ट है, जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है भाई। एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब है कि टैक्स उस राज्य के हिस्से में जाएगा जहां पे प्रोडक्ट का या सर्विस का कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और वर्तमान में कितने स्लैब्स हैं इसके? अच्छा, कितनी कैटेगरीज के जीएसटी लगाए जाते हैं आपके? एक तो आपका सेंट्रल जीएसटी हो गया, एक आपका स्टेट जीएसटी हो गया, स्टेट जीएसटी या यूनियन जीएसटी हो गया, यूनियन टेरिटरी जीएसटी हो गया, और आपका हो गया आईजीएसटी। आईजीएसटी में जितने भी इंपोर्ट्स से रिलेटेड चीजें होती हैं वो सब किस कैटेगरीज में जाएंगी? आपकी आईजीएसटी की कैटेगरीज में जाएंगी। और कितने वर्तमान में कितने स्लैब्स हैं आपके? आपके 0% जीएसटी की कैटेगरी है, 5% की कैटेगरी है, और आपकी तीसरी कौन सी कैटेगरी है? 18% की कैटेगरी है। और इसके बाद आपकी कौन सी कैटेगरी है? इसके बाद है आपकी 40% की कैटेगरी। तो ये 4 कैटेगरीज में इसको वर्तमान में लगाया जा रहा है, ठीक है। 0% को आपने नील बोल दिया। इसमें सारी जितनी भी असेंशियल कमोडिटीज हैं उनको इंक्लूड किया गया है 0% में। 5% को क्या बोलते हो? मेरिट जीएसटी रेट। और 18% को आप क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड जीएसटी रेट। इसके बाद आपके 40% को आप क्या रेट बोलते हैं? डीमेरिट या आपका लग्जरी रेट, ठीक है। डीमेरिट रेट या आपका लग्जरी रेट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जीएसटी से संबंधित, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। अच्छा, जीएसटी आपका जो 101 संविधान संशोधन हुआ उसने देखिए क्या क्या आपके प्रोविजंस को, कौन कौन से आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 246 ए इंट्रोड्यूस किया। इसने क्या एम्पावर्ड किया? आर्टिकल 246 किससे संबंधित है? ये संसद और राज्य विधानसभाओं को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद आपका आर्टिकल 269 ए है। ये किससे संबंधित है? ये अंतरराज्यीय आपूर्ति पर जीएसटी की वसूली और राजस्व के वितरण से संबंधित है। उसके बाद आर्टिकल 279 ए है, प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो यहां आर्टिकल 279 ए में आपका जीएसटी काउंसिल दिया गया। तो जीएसटी काउंसिल आपकी किस तरह की संस्था है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है और इसको आर्टिकल 279 ए से कंस्टिट्यूट किया गया। उसके बाद जो आपका आर्टिकल 366 ए है वो क्या डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की परिभाषा आपकी आर्टिकल 366 क्लॉज 12 ए में ये दी गई है। अच्छा, अब जीएसटी काउंसिल के बारे में हम देखते हैं। जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन देखते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? चेयरपर्सन कौन है आपके? चेयरमैन आपके होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। याद रखिएगा, चेयरमैन आपके जीएसटी काउंसिल में चेयरमैन आपकी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। वाइस चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस चेयरमैन आपके इलेक्टेड किए जाते हैं। जो भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं उनके बीच में से ही किसी को वाइस चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड के लिए। उसके बाद मेंबर्स कौन कौन होते हैं? मेंबर्स की यदि बात करें हम, मेंबर्स में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल में? जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके जो रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो आपके
स्टेट के जितने भी रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो आपके मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल के, और वो मिनिस्टर जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। इसके साथ साथ जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, देखिए एक तो कैबिनेट मिनिस्टर हो जाते हैं आपके, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं कई तरह के क्या बोलते हैं मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। उसके बाद जो आपके स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रेवेन्यू से संबंधित, वो भी आपके इसके सदस्य होते हैं। उसके बाद आपके एक परमानेंट इनवाइटी होता है, वो कौन होता है? चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी। सीबीआईसी का मतलब क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम्स, ठीक है, के अध्यक्ष को, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता है भाई। जो आपकी सीबीआईसी के जो चेयर पर्सन होंगे उनको कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, बस वो एक परमानेंट इनवाइटी होंगे, जो कि उस वक्त परमानेंट इनवाइटी इनको इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन को हेड कर रहे हैं कंट्री में, तो ये कमीशन को जानकारी उपलब्ध करा पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी कौन होते हैं? यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं। और ये आपकी जो भी जो एक्स ऑफिशियो का मतलब है बाय वर्च्यू ऑफ द पोस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए कंपोजिशन से संबंधित। चेयरमैन आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, याद रखिएगा। अगला जो है, अब देखिए इसमें अब जो जीएसटी काउंसिल है ये डिसाइड करती है आपके जीएसटी रेट को। आपके जीएसटी से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, ठीक है। अब इसकी मीटिंग्स के लिए मिनिमम नंबर स्ट्रेंथ होना चाहिए, और उसी को हम क्या बोलते हैं? क्योरम रिक्वायरमेंट। तो एटलीस्ट 1/2 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। तो ये क्योरम भी इंपॉर्टेंट होती है। जब तक मिनिमम मीटिंग्स में एक मिनिमम नंबर प्रेजेंट ना हो तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको वैलिड नहीं माना जाता। और ये चीज किस आर्टिकल में दी गई है? ये आपके आर्टिकल 279 ये सब क्लॉज 7 में दिया गया है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो जो भी जीएसटी काउंसिल में किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं, तो डिसीजन वही मान होंगे जहां पे मेजॉरिटी 3/4 की मेजॉरिटी होती है, वही डिसीजन पारित होगा जिसमें आपको 3/4 वोट मिलेंगे। टोटल वोट्स के जो 3/4 वोट मिलेंगे तभी जीएसटी काउंसिल के डिसीजन को माना जाएगा। अच्छा यदि अब वोटिंग की बात करें, देखिए जीएसटी काउंसिल जो है इसमें सेंट्रल का भी, जीएसटी काउंसिल जो है इसमें सेंट्रल का भी रिप्रेजेंटेशन है और आपका स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें जो डिसीजंस होते हैं, अब देखिए सेंट्रल के पास कितना वोटिंग राइट होता है? इसमें सेंट्रल के पास आपका 1/3 वोटिंग राइट है, बाकी आपका जो बचा हुआ 2/3 वोटिंग राइट है वो स्टेट्स के पास है, कलेक्टिवली स्टेट्स के पास है। और जीएसटी काउंसिल की डिसीजन लेने के लिए उसको कितने परसेंट की वोटिंग की जरूरत है? उसको 3/4% की वोट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और स्टेट का, ये सेंट्रल का हो गया 1/3 वोट वेटेज हो गया टोटल वोट्स का, और आपका स्टेट का आपका 2/3 वोट हो गया, ठीक है। तो जब तक स्टेट और सेंट्रल एक साथ नहीं आएंगे जीएसटी काउंसिल में डिसीजंस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब चलो अब स्टेटमेंट को देखते हैं हम। अब देखते हो बड़े आसान रहेगा कि सेंटर होल्ड 75% ऑफ द वोटिंग पावर्स, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सेंटर के पास कितना, अभी हमने डिस्कस किया है, सेंटर के पास आपका 1/3% है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, जीएसटी काउंसिल डिसीजन कैन बी पास सोलली विद द सपोर्ट ऑफ सेंटर एंड वन स्टेट, तो ऐसा भी संभव नहीं है, ठीक है। द स्टेट कलेक्टिवली हैव ट्वाइस द वोटिंग वेट ऑफ द सेंटर इन द जीएसटी काउंसिल, तो हमने अभी डिस्कस किया सेंटर के पास कितना है? आपका 1/3 है, ठीक है। तो स्टेट के पास कितना बचा? स्टेट के पास आपका ट्वाइस ऑफ सेंटर ही हुआ ना, ठीक है। तो ये आपका 2/3 हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्वाइस हैव द वोटिंग वेट ऑफ द सेंटर, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया, सी वाला। ईच स्टेट हैज इक्वल वेटेज एज द सेंटर इन द जीएसटी काउंसिल वोटिंग, तो ये चीज नहीं है। जीएसटी परिषद में प्रत्येक राज्य का भार केंद्र के बराबर होता है। तो देखिए वोटिंग वेटेज हमने पहले से ही ये देख लिया है, ठीक है। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ये आपका जीएसटी से, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने जितने भी जीएसटी से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं या जितने प्रश्न आए हैं वो सारे यहां डिस्कस कर लिए,
ठीक है, ये चीज फैक्चुअल नॉलेज को आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये चीज पूछी जा चुकी है। ठीक है, और ये कंपोजिशन, ये डिफरेंट आर्टिकल्स जो अमेंड किए गए 101 संविधान संशोधन के माध्यम से, उसके बाद आपका कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल हो गया ये, उसके बाद ये जो जीएसटी की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उससे संबंधित ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग जुडिशियल इवेंट क्रोनोलॉजिकल, निम्नलिखित न्याय से घटनाओं को कालानुसार क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, पहला है बेरूवरी यूनियन केस। बेरूवरी यूनियन केस आपका कब आया था? 1960 में आया था। उसके बाद आपका केशवानंद, ये आपका बेरूवरी यूनियन केस जो है आपका, इसमें देखिए क्या बोला गया था। बेरूवरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, जो आपकी प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है भाई। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट को क्या है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस में, बेरूवरी यूनियन केस में, ये जजमेंट दिया कि जो प्रियम्बल है, भारत की जो भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट नहीं है। ऐसा उसने इसलिए बोला था क्योंकि प्रियम्बल को बाद में ऐड किया गया था भारत के संविधान में। ठीक है, ठीक है, अब ये आपका ये हो गया। अगला है कि केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस आपका आता है 1973, और यहीं से आपका क्या निकल के आता है? डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फिर एसआर बोमानी केस आपका 1994 में आया। अब ये एसआर बोमानी केस आपका कई जो प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। ठीक है, अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना, तो 1, 2 एंड 3। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हम यहां डिस्कस कर लेते हैं, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए चंपाकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस, ये 1951 में आया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो किसके सब्सिडरी हैं? किसके? फंडामेंटल राइट्स के। और जो यदि कन्फ्लिक्ट हो यदि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जजमेंट चंपारण दोराई राजन केस में था। बेरूवरी यूनियन केस हम डिस्कस कर चुके हैं। गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 1969 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। जो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको आपकी पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, ये 1973 में केस आया। अब देखिए ये जो कन्फ्लिक्ट चल रही थी ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो उसी चीज को नेविगेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डॉक्ट्राइन दिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो पार्लियामेंट है वो अपनी अमेंडमेंट पावर के तहत संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, लेकिन वो क्या चीज नहीं बदल सकती है? वो चीज नहीं, वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। तो ये जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, ये आपका केशवानंद भारती पे केस से ये निकल कर आता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एक जुडिशियल इनोवेशन है, संविधान में ये चीज कहीं मेंशन नहीं है, बट ये आपके सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के माध्यम से बताया है कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या चीज शामिल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट के माध्यम से इस चीज को बताया है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है आपका, जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे जो प्रोविजंस हैं आपके सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत सारी लिस्ट है। जुडिशियल रिव्यू आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये इन प्रोविजंस को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, रेस्ट चीजों को वो बदल सकती है। ठीक है, अगला केस देखते हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये 1978 में आया। इसमें जो आपका इस केस में क्या हुआ था कि आर्टिकल 21 है, उसमें आपका इसमें एक प्रिंसिपल है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय। तो इस लॉ में इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है वो भी हमारे भारतीय संविधान का पार्ट है।
ठीक है। उसके बाद आपका मिनर्वा मिल केस आता है 1980 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें शामिल हैं ये आपका वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से पता चल रहा है। ठीक है। उसके बाद आपका 1992 में आता है जिसको बोलते हैं इंदिरा साइनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये आपका रिजर्वेशन से संबंधित था। ठीक है। इसमें ही इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो टोटल रिजर्वेशन है उसका कैप कितना किया था, टोटल 50% कैप। इसी में ही आपका क्रीमी लेयर डॉक्ट्राइन्स निकल के आता है। ओबीसी रिजर्वेशन में जो क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है वो इसी जजमेंट से निकल के आता है। ठीक है। फिर आपका एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है। तो इसमें आपका फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो फेडरलिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और आर्टिकल भाई इसमें ये बोला गया कि जो आपका आर्टिकल 356 है जो कि आपके प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है, इसको एज ए लास्ट रिजॉर्ट यूज करना चाहिए। ठीक है। फिर आपका एलआईसी ऑफ इंडिया केस आता है, ये आपका 1995। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले बेरूवरी यूनियन केस में क्या बोला था, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दो जो केसेस हैं ये आपके प्रियम्बल से संबंधित है। उसके बाद आपका देखिए एक विसाका जजमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है। इसमें जो वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरेसमेंट होता है उसके खिलाफ उस पर सुप्रीम उसको रोकने के लिए और एक प्रॉपर सिस्टम बनाने के लिए कि भाई जो भी वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरेसमेंट होता है उसको रोकने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस इसमें दी थी। फिर आपका एक केस आता है IR कोल्हो केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो 9th शेड्यूल है वो 9th शेड्यूल में जो भी लॉज हैं वो जुडिशियल रिव्यू से उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। फिर आपका आता है साहवानो केस। ठीक है। साहरावानो केस है। ठीक है। एक साहवानो केस भी था, ये आपका साहरावानो केस है। ठीक है। तो इसमें ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट में। फिर आपका केस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया 2017। इसमें आपका जो राइट टू प्राइवेसी है इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल आपका 21 ये किससे संबंध है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से संबंध है। फिर नवतेज सिंह जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्रिमिनलाइज किया, होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो इसका तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द कंसेप्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन एज अ लिमिटेशन टू राइट टू इक्वलिटी। ठीक है। आर्टिकल 14 वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच केस। तो समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 पर नियुक्ति संगत वर्गीकरण की अवधारणा किस मामले में स्थापित की गई थी। ठीक है। तो इसमें आपको क्या पूछा, देखिए जो पार्ट 3 है आपका, पार्ट 3 ये किससे संबंधित है, आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। कोई भी एग्जाम आपका फंडामेंटल राइट्स के बिना हमेशा इनकम्प्लीट है। तो इस चीज को, इस सेगमेंट को सबसे पहले कंप्लीट करें। आर्टिकल आपके 12 to 35। अब इसमें जो आर्टिकल 12 है वो आपका राइट टू इक्वलिटी से संबंध है। इक्वलिटी ये क्या बोल रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसमें एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का यहाँ क्या मतलब है कि फेयर एंड रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि इसका मतलब है कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट किया जाएगा। कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां पे आपको अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करना पड़ता है। जैसे कि आप जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, मैटरनिटी लॉज जितने हैं आपके, अब यहाँ महिलाओं को एक अलग ढंग से ट्रीट किया जा रहा है ना, उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस तरीके के लॉ आपके रीजनेबल क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज में आएंगे और ये आपका आर्टिकल 14 के तहत ये आपका संवैधानिक रहेगा। ये किसी भी तरीके से आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं कर रहे हैं। जितने भी आपके चाइल्ड लॉज हैं, मैटरनिटी कुछ स्पेसिफिक वोमेन से रिलेटेड लॉज हैं, तो वो आपके किसी भी तरीके से आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज आपका किस जजमेंट में आया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से संबंधित था। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस
अनवर अली सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आपके कंसेप्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया, किसमें, आर्टिकल 14 में। ठीक है, तो ये जजमेंट कब आया था, 1952 में। ठीक है, इनका ईयर भी मालूम होना चाहिए और इनसे क्या संबंधित है वो भी मालूम होना चाहिए। और क्या प्रोहिबिट है इंडिया में, प्रोहिबिट क्या है हमारे यहाँ, प्रोहिबिट क्या है हमारे यहाँ, क्लास लेजिस्लेशन प्रोहिबिट है। क्लास लेजिस्लेशन नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं हो सकता एक पूरी क्लास को ही किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर क्लास को किसी को डिस्क्रिमिनेट करें। कहने का ये मतलब, जो भी लॉ बनाया जाएगा वो फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। और इस चीज को आप कौन एनालाइज करेगा, इसको जुडिशरी एनालाइज करेगी कि वो पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर लॉ रीजनेबल है, फेयर है, और वो क्या बोलते हैं उसको, विद इन द एम्बेट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What was the primary objective of ring fencing policy adopted by the British in India during the 18th century? तो 18वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई रिंग फेंसिंग नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, ब्रिटिश एम्पायर ने, देखिए ब्रिटिश ने अपना एम्पायर कई सारी पॉलिसीज के आधार पे, पॉलिसीज को फॉलो करते हुए इसको बनाया। तो देखिए, आफ्टर, सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो बंगाल का जो दीवानी राइट मिलता है, बंगाल का दीवानी राइट आपको, बंगाल दीवानी राइट आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिल जाता है, आपका 1765। अब इससे क्या होता है, ये चीज क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो इंश्योर्ड हो गया था। कंपनी अब फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो गई थी। और किसी को भी, अब किसी जिसकी भी पॉलिटिकल एम्बिशंस होती हैं, जो एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करना चाहती है, तो उसको एक बड़ी सेना की ज़रूरत होती है। और सेना को यदि टाइमली पेमेंट चाहिए तो भाई उस राजा की जो आय का स्रोत है वो इंश्योर्ड होना चाहिए। तो बंगाल का जो दीवानी राइट मिल जाने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उसको जो रूल कर रहे थे, जो उसको लीड कर रहे थे, वो एक पॉलिसी अपनाते हैं। वो उस पॉलिसी का मतलब क्या, वो पॉलिसी अपने को सिक्योर करना और अपनी टेरिटोरी को, अपनी जो सीमाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए उन्होंने इस रिंग फेंस पॉलिसी को अपनाया। ठीक है, अब रिंग फेंस पॉलिसी आपके कब लागू की गई थी, ये वारेन हेस्टिंग ने इसको लागू किया था। और इसका मतलब सीधा ये था कि एक बफर स्टेट तैयार करना, मतलब जो ब्रिटिश ने जो टेरिटोरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भूमि जीती हुई थी उसको सिक्योर करने के लिए उन्होंने एक बफर स्टेट क्रिएट किया। बफर स्टेट का मतलब एक न्यूट्रल स्टेट की तरह, दो हॉस्टाइल पावर्स के बीच में एक बफर स्टेट बनाया जाता है। जैसे कि इंडिया है, जैसे आपका इंडिया इस तरफ हो गया, ठीक है, और बीच में क्या है, नेपाल, और उसके बाद क्या है, चाइना। तो नेपाल आपका क्या है, एक बफर स्टेट है जो रोक रहा है डायरेक्टली इंडिया और चाइना को। तो ये पॉलिसी, बफर स्टेट पॉलिसी, आपकी जो जियो पॉलिटिक्स है ये इसमें चलती है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो रिंग फेंस पॉलिसी जो थी वो एक बफर स्टेट क्रिएट करने से संबंधित पॉलिसी थी। ठीक है, और इसके माध्यम से क्या, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो अपनी टेरिटोरी उसने जो जीत रखी थी उसको सिक्योर करना चाह रही थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, टू एक्सपेंड ब्रिटिश टेरिटोरी बाय एनेक्सिंग इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्यों का विलय कर ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करना। टू इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कोस्टल ट्रेडिंग कंपनीज, तटीय व्यापारीय कंपनियों का आर्थिक शोषण करना। टू क्रिएट बफर स्टेट टू डिफेंड ब्रिटिश टेरिटरी, ठीक है, ब्रिटिश क्षेत्रों की रक्षा के लिए बफर राज बनाना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि अवध को, क्या जो अवध स्टेट था वो आपका बफर स्टेट था, किस किस के बीच में, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच में। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था कि मराठाओं से, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली अवध स्टेट होने की वजह से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा बच रहे थे। टू इम्पोज डायरेक्ट रूल ओवर प्रिंसली स्टेट, ठीक है, सभी रियासतों पर प्रत्यक्ष शासन लागू करना। तो सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब रहेगा। उसके बाद देखिए, एक होती सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी भी आई थी, ये भी याद रखिएगा, सब्सिडियरी
अलायंस पॉलिसी, ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? अलायंस पॉलिसी। ये सारी जो पॉलिसी थी ये अपने टेरिटरी को सिक्योर करना और एक्सपेंड करने से संबंधित है। सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी आपकी लॉर्ड वेल्जली लेके आए थे। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपका कौन लेके आया था? डलहौजी लेके आया था। डलहौजी ने इसको ये लेके आया। ये भी तो आपकी जो ब्रिटिश की जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज थी उसका ये पार्ट था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, रिंग फेंस पॉलिसी कौन लेके आया था? बारिंग हेस्टिंग। और इसका पर्पस क्या था? बफर स्टेट क्रिएट करना, ठीक है, जिससे कि ब्रिटिश की जो बॉर्डर्स हैं वो सेफ हो सके। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस आपकी लॉर्ड वेल्जली लेके आए। सब्सिडाइज ब्रिटिश ट्रूप, मतलब ये था कि जो भी प्रिंसली स्टेट थे उसमें आपके जो प्रिंसली स्टेट की सिक्योरिटी को के नाम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी जो टेरिटरी थी उसमें ब्रिटिश ट्रूप्स को रखा था कि भाई इनका कहने का मतलब था कि हम आपका बाहरी जो पावर है उनसे हम आपको रक्षा करेंगे, उसके लिए आपको हमारी ट्रूप्स आपके स्टेट में रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इससे क्या हुआ? पॉलिटिकल सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हुई। उसके बाद आपके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपकी आती है, लॉर्ड डलहौजी लेके आए। नो हेयर नो एनेक्सेशन, मतलब एनेक्सेशन मतलब आपका यदि कोई नेचुरल हेयर नहीं है तो उस राज्य को, उस प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने में मिला लेगी। जैसे आपके कई स्टेट हुए, जैसे नागपुर, झांसी, नागपुर, नागपुर हुआ, झांसी हुआ, आपका सतारा हुआ, इस सब आपकी किस पॉलिसी के तहत इनको एनेक्स किया गया था? इनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। और सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन करने वाला पहला स्टेट कौन था? हैदराबाद, याद रखिएगा, हैदराबाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आफ्टर डिबेटिंग द मुगल एम्परर, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये एसएससी टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द रूलर एंड फाउंडेड द सेकंड अफगान एम्पायर, तो ठीक है, मुगल सम्राट को पराजित करने के बाद किसने स्वयं को शासक घोषित किया और द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? ऑप्शन क्या है? हुमायूं। हुमायूं तो आपके मुगल एम्परर हैं, ठीक है, मुगल डायनेस्टी से संबंध रख रहे हैं। शेरशाह सूरी आपकी शेर डायनेस्टी से, सूरी डायनेस्टी से संबंध रख रहे हैं, ठीक है। बाबर आपके मुगल, इन्होंने ही आपके मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी। और आपके सिकंदर लोदी, लोधी डायनेस्टी से। तो जो शेरशाह सूरी हैं इन्होंने हुमायूं को हराकर सूर एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी। और सूर एम्पायर जो था आपका वो सेकंड अफगान एम्पायर था इंडिया में, ठीक है। पहला किसका था? पहला था लोधी, जो लोधी डायनेस्टी थी, ये पहला अफगान एम्पायर था इंडिया में, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। और शेरशाह सूरी ने ही कई सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। जो आपकी ग्रांड ट्रंक रोड है, ये आपकी ग्रांड ट्रंक रोड जो है ये किसने बनवाई थी? आपकी शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। और शेरशाह सूरी का जब वो कालेंजर के किले पे चढ़ाई कर रहे थे तो इनका जो तोप के गोले का फटने की वजह से इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज एजुकेशन ट्रांसफर टू कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को संबलती सूची से स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन क्या है? 42nd, 52, 44 और 61st। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपका जो एजुकेशन था उसको आपका स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। आपको मालूम ही है कि 3 लिस्ट हैं आपकी, ठीक है। 7th शेड्यूल में आपको 3 लिस्ट दी गई हैं। आपकी यूनियन लिस्ट दी गई है, आपकी स्टेट लिस्ट है और आपकी कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। यूनियन लिस्ट में कौन कानून बना सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। और स्टेट लिस्ट में आपकी स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकती है। नॉर्मली ऐसी कई स्थितियां बनती हैं जहां पे पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट से कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में आपकी दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकती हैं, लेकिन कन्फ्लिक्ट के टाइम पे किसका कानून डोमिनेट करेगा? पार्लियामेंट का। तो ये चीज आप याद रखिएगा।
और आपका 52 किससे संबंधित है? ये 10th शेड्यूल से संबंधित है। इसी के माध्यम से जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 44th आपका इसके माध्यम से आपका राइट टू प्रॉपर्टी को क्या है, आपके फंडामेंटल राइट से हटा के आपका आर्टिकल 300A में रखा गया। आपके 44th के माध्यम से और भी कई सारे बदलाव लाए गए, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, वो राइट टू प्रॉपर्टी ही है। 61st, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या बदलाव किया। 44th को क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बिना भी आपका इंडियन पॉलिटी की तैयारी नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड लेटर अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया गया और बाद में भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रमुख संवैधानिक विशेषता कौन सी है? और आपके ऑप्शंस क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए है फंडामेंटल ड्यूटीज, आपके मौलिक कर्तव्य आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किए गए थे। और ये कहाँ से इंस्पायर्ड होकर किया गया था? आपके यूएसएसआर के संविधान से। ठीक है, आपके फेडरल स्ट्रक्चर विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो संघीय संरचना के साथ प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, ऑप्शन सी है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, संसदीय सर्वोच्चता। और डी क्या है? आपके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस मताधिकार। तो देखिए, जो आपका भारत का संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित कहां से हुआ है? सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और इसको किसने पास किया था? इसको पास किया था आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट में, याद रखिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो इस एक्ट ने कई सारे प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि डायरकियन प्रोविंस, डायरकियन सेंटर। ठीक है, आपका ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कही गई थी, ऑल इंडिया फेडरेशन। और फेडरेशन किससे मिलके बनना था? आपके जो प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे। उसके बाद आपका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कही गई थी इसी में, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोविजन इसमें ऐड किए गए थे, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण था फेडरल स्ट्रक्चर विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो बी आपका सही जवाब है। भारत में सॉवरेन क्या है? भारत में सॉवरेन है आपका संविधान। पार्लियामेंट से भी बड़ा कौन है हमारे देश में? आपका संविधान। हमारे देश में पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भारतीय संविधान ने इसको दिया था। ठीक है, बी आपका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग असर्शन एंड रीजन। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और असर्शन तथा रीजन के संबंध में सही विकल्प चुनें। ठीक है भाई, असर्शन क्या दिया गया है कि इंडिया हैड टू अप्रोच द IMF एंड वर्ल्ड बैंक इन 1991 फॉर बेल आउट लोन। ओके, तो 1991 में भारत को बेल आउट ऋण के लिए IMF और विश्व बैंक के पास जाना पड़ा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है भाई। IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक तो भाई WB का मतलब वर्ल्ड बैंक हो गया। ठीक है, अभी क्यों जाना पड़ा था इंडिया को? क्योंकि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो हमारे इंपोर्ट को हमारे जो इंपोर्ट जो था उसको 2 मंथ तक ही फाइनेंस, 2 मंथ से भी कम इंपोर्ट फाइनेंस हमारे पास बची थी। मतलब जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो कम हो गया था। इस वजह से भारत को IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा। तो ये स्टेटमेंट, ये असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, क्योंकि ए में क्या इंक्लूड होता है? दोनों ट्रू हैं और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अच्छा ये सारी सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या शामिल हुए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसको कौन मेंटेन रखता है? इसको मेंटेन करता है आपका RBI। ठीक है, RBI मेंटेन करता है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या शामिल होता है? ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, अच्छा यही सारी जो देखिए हमारी कंट्री में जो आपका
नॉर्मली जो है कि इंडियन इकोनॉमी किस तरह की इकोनॉमी, एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। हम बहुत सारे जो हमारा एक्सपोर्ट है, नॉर्मली हमारा एक्सपोर्ट कम रहता है हमारे इंपोर्ट से। अब इंपोर्ट को हमें फाइनेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, फॉरेन करेंसी। तो यदि हमारी फॉरेन करेंसी कम होगी तो हम कहीं ना कहीं हमारी स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार हमेशा कुछ चुनिंदा करेंसीज में होता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, बार्टर ट्रेड हो रहा है, रुपीज ट्रेड हो रहा है। रुपी ट्रेड का मतलब है कि इंडिया जो भी फॉरेन कंट्रीज से जो भी चीज मंगा रहा है उसकी अब पेमेंट रुपए में करेगा। और एक होता है बार्टर ट्रेड भी होता है। बार्टर ट्रेड में क्या होता है कि भाई आप वस्तुओं का एक्सचेंज होता है। कहने का मतलब है कि जैसे इंडिया और ईरान के बीच में, इंडिया ईरान से क्रूड ऑयल परचेस करता है और ईरान इंडिया से क्या परचेस करता है, असेंशियल कमोडिटीज, मेडिसिन, ये सब चीज़ें परचेस करता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन मेंटेन रखता है और क्या क्या इसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्बिसार मैरिज टू कौशल प्रिंसेस। ठीक है, बिम्बिसार के कौशल की राजकुमारी के विवाह का राजनीतिक महत्व क्या था। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का प्रसार। ऑप्शन बी है पीस विद कौशल, कौशल के साथ शांति। ट्रेड विद साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के साथ व्यापार। और ऑप्शन डी क्या, फॉल ऑफ प्रसेनजीत, प्रसेनजीत का पतन। तो सबसे पहले ये जो बिम्बिसार हैं ये किस डायनेस्टी से संबंध रखते थे, ये आपके हर्यंक डायनेस्टी से संबंध रखते थे। हर्यंक डायनेस्टी से ये संबंध रखते थे। ठीक है, और ये हम किस पीरियड की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं महाजनपदा पीरियड की बात कर रहे हैं। देखिए जो आपका जो ये पीरियड रहा, आपका महाजनपदा का जो पीरियड रहा इतिहास में, आप एंशिएंट इंडिया में आप पढ़ेंगे महाजनपदा पीरियड, महाजनपदा जनपदा पीरियड। इसमें जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट 16 महाजनपदास बताए गए हैं, जिसमें 16 इंपॉर्टेंट महाजनपदास हैं, जिनमें 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि आपका मगध, कौशल। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपदास होते हैं, मगध, कौशल, अवंती। ठीक है, तो हर्यंक डायनेस्टी किसको रूल कर रही थी, मगध, मगध को रूल कर रही थी। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, इसके फाउंडर थे आपके बिम्बिसार। बिम्बिसार ने क्या किया कि अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आपके मैट्रिमोनियल अलायंसेस की थी। ठीक है, तो उसी के लिए पीस विद कौशल। ठीक है, बी आपका सही है। अच्छा, बिम्बिसार जो हैं आपके कंटेम्पररी होते हैं किसके, गौतम बुद्धा के। ठीक है, और बिम्बिसार का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 444 बीसी से लेके आपका 492 बीसी। इन्हीं के पुत्र थे अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है, और इसी डायनेस्टी को आप क्या बोलते हैं, इसको आप हर्यंक डायनेस्टी बोलते हैं, और बिम्बिसार को आप श्रोणिक का भी बोलते हैं। इतिहास में आपने कई बार ये क्वेश्चन देखा होगा, श्रोणिक का किस राजा को बोलते थे, बिम्बिसार को। ठीक है, तो बी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसे संवैधानिक प्रभाव के साथ सही मेल खाता है। ठीक है, तो देखिए जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसको आप इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं, काउंसिल एक्ट 1919 भी बोलते हैं। और इसको आप किसकी रिकमेंडेशन पे पारित किया गया था, ये पारित किया गया था आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए। अभी आपसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रोविजन ने, किस प्रोविजन ने क्या इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर टू प्रोविंसेस। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस, केंद्र में प्रांतों के विषयों का हस्तांतरण प्रांतों में। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला, क्रिएशन ऑफ बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस टू हाउस एट द सेंट्रल लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये आपका 1919 के एक्ट में आपका बाइकैमरलिज्म किस लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था, सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था। Establishment of Public Service Commission gave financial controls to the Indian members in the Viceroy
काउंसिल। तो ये एक तरफ पब्लिक सर्विस कमीशन है और उसका इम्प्लीकेशन क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल कंट्रोल दे दिया इंडियन मेंबर्स को, तो ऐसा नहीं हुआ था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्या पूछ रहा है, ऑप्शन ए में क्या दिया गया कि आपका ओनली वन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी में आपसे क्या दिया गया है कि बोथ आपका ओनली टू इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ओनली वन एंड टू आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ द करेक्ट। ठीक है कि भाई तीनों विकल्प सही है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। इसमें डायर की में क्या हुआ था कि दो आपके जो डायर की में क्या है कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, देखिए ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर टू प्रोविंसेस। देखिए कुछ सब्जेक्ट्स को देखिए जो सब्जेक्ट्स थे उनको पहले ट्रांसफर किया गया था आपका प्रोविंसेस में। पहले इनिशियली क्या था कि सारे सब्जेक्ट को कौन गवर्न कर रहा था, सेंटर। फिर क्या हुआ कि कुछ सब्जेक्ट्स को प्रोविंसेस को दिया गया, उन बाद में फिर उन सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया था ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट की कैटेगरीज में। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जब आप थोड़ा डिटेल में ऑप्शंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये ऑप्शन भी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च लखपति बिटिया योजना टू सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन। तो लड़कियों की शिक्षा के समर्थन में लखपति बिटिया योजना किस राज्य और केंद्र शासित सरकार ने शुरू की। ऑप्शन क्या है आपके, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कर्नाटका, ऑप्शन डी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, सही जवाब रहेगा आपका दिल्ली। तो जो दिल्ली सरकार है उसने 2026 में ये लखपति दीदी लखपति बिटिया योजना लॉन्च की है। इसमें क्या है कि एक तरीके से वोमेन्स जो वोमेन्स की एजुकेशन है उसको उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम है ये बेसिकली। अगला प्रश्न देखते हैं, कुदेरमुख माइंस इन कर्नाटका आर प्राइमरली नोन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्स। तो कर्नाटका के कुदेरमुख खदानें मुख्यतः किस महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के निष्करण के लिए जानी जाती है। और ऑप्शन क्या है आपके, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, आयरन ओर, ठीक है, कॉपर। ठीक है, तो जो कुदेरमुख माइंस हैं, देखो के से कुदेरमुख, के से कर्नाटका, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है आपकी, आयरन ओर, लोहे आयस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट माइंस देख लेते हैं। एक तो बेला डील है, ये सारी आयरन ओर माइंस हैं, याद रखिएगा आयरन ओर माइंस हैं, और माइंस हैं, ठीक है। अब आयरन के दो इंपॉर्टेंट ओर क्या है आपके, हेमेटाइट, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, याद रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट ओर्स भी याद रखिएगा। तो आपकी सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंस है बेलाडीला माइंस, ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। और यहाँ हमें हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्योंझा झार, बादाम पहाड़, ये आपके कहाँ, उड़ीसा स्टेट में सबसे पहले। और यहाँ आपको ये क्या है, कई सारे स्टील प्लांट्स क्या हैं आपके जो इस रीजन्स में आसपास लगाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद कुदेरमुख, हॉस्पिट, ये आपकी कहाँ पे है, ये आपकी कर्नाटका में है। यहाँ से आपको दोनों हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट रिसोर्सेस मिलते हैं। फिर आपकी सिंहभूम आपके झारखंड में है। यहाँ आपका क्या है, इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट बेल्ट है आयरन ओर की। गोवा भी आयरन ओर के लिए फेमस है। गोवा में एक पोर्ट है मार्मोगांव पोर्ट, एक मेजर पोर्ट है, यहाँ से आयरन ओर का एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी किस तरह की माइंस है, ये आपकी कोल माइंस हो गई हैं, आपकी कुछ कोल माइंस हैं, ठीक है। झरिया, झरिया का जैसे झरिया जैसे झारखंड, ठीक है, ये आपके लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड कोल फील्ड है आपकी। फिर आपकी बोकारो, बोकारो भी आपकी झारखंड में है, ठीक है। तालचेर, आईबी वैली ये उड़ीसा में है आपकी। और आपको कोरबा छत्तीसगढ़ में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, रानीगंज ये वेस्ट बंगाल में। ये आपकी सब किस तरह की माइन है, कोल माइंस है, याद रखिएगा। उसके बाद आपकी ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्साइट माइंस हो गई, जैसे कालाहांडी, कोरापुट, ठीक है। ये सब आपकी क्या है, आपकी बॉक्साइट माइंस है, बॉक्साइट। यहां से हमें क्या मिलता है, बॉक्साइट ओर मिलता है, बॉक्साइट ओर। और बॉक्साइट से क्या निकलता है, एल्यूमिनियम निकलता है, एल्यूमिनियम, ठीक है।
लोहरदगा, ठीक है, मेनपट, बुडाई डालहईडा, डालडीला, अमरकंटक, ठीक, कटनी जबलपुर वाला जो रीजन है, ये सब यहाँ क्या आपको बॉक्साइट देखने को मिलता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट माइंस हैं, इनको आप, अच्छा कॉपर कहाँ से निकलता है, कॉपर, कॉपर की जो इंपॉर्टेंट माइंस है खेतड़ी माइंस है, हो गई खेतड़ी माइंस हो गई। खेतड़ी माइंस कहाँ है, राजस्थान में है आपकी, राजस्थान में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन वाई एज स्पेसिफिक रेट आर यूज इन द डेमोग्राफी। ठीक है, तो जनसांख्यिकीय में आयु विशिष्ट दरों का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका सबसे अच्छा स्पष्टीकरण कौन सा है। तो ये आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि एज रिलेटेड बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया जाता है जनसंख्या गणना में, तो ऐसा क्यों किया जाता है, ये आपसे उसके विषय में पूछ रहा है। तो दे हेल्प आइडेंटिफाई रीजनल लिटरेसी लेवल, वे क्षेत्रीय साक्षर दर की पहचान में मदद करते हैं। दे एलिमिनेट बायस ड्यू टू जेंडर एंड सेक्स रेशियो, वे लिंग और लैंगिक अनुपात के कारण होने वाले पक्षपात को समाप्त करते हैं। दे रिफ्लेक्ट एज वाइज वेरिएशन इन फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी, वे प्रजनन या मृत्यु दर में आयु आधारित भिन्नताओं को दर्शाते हैं। दे शो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एल्डरली पीपल। तो देखिए, आप इस तरह के क्वेश्चंस के ऑप्शंस को अच्छे से स्टडी करेंगे तो आप समझ जाएंगे इसका क्या जवाब है। देखो, एज रिलेटेड डाटा हमें इसलिए इकट्ठा करना पड़ता है क्योंकि उससे हमें डिफरेंट एज अकॉर्डिंग हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस एज ग्रुप में क्या आपकी फर्टिलिटी लेवल है, क्या मोटिलिटी लेवल है, क्या लिटरेसी लेवल है। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण जो इकोनॉमिक डाटा होता है उसकी हमें जानकारी मिल जाती है। हमें क्या, किस एज ग्रुप में माइग्रेशन ज़्यादा है, किस एज ग्रुप में आपकी मोटिलिटी रेट ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स जो बनाए जाते हैं उनके लिए। ठीक है, तो सी आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। विच कंट्री पार्टनर्स विद इंडिया इन द मैत्री मिलिट्री एक्सरसाइज एम्ड एट डिफेंस कॉपरेशन। तो रक्षा सहयोग के उद्देश्य से आयोजित मैत्री सैन्य अभ्यास में भारत किस देश के साथ साझेदारी करता है। ठीक है, तो देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो बहुत सारी डिफेंस एक्सरसाइज, म्यूचुअल डिफेंस एक्सरसाइज आपकी करती रहती हैं। ठीक है, तो उसमें से ये आपसे पूछा कि मिलिट्री मैत्री एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ करती है भारत। ऑप्शन क्या है, भूटान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी क्या है, थाईलैंड। तो सही जवाब क्या रहेगा, थाईलैंड। तो थाईलैंड इंडिया और भारत की जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उनके बीच की एक एक्सरसाइज है मैत्री, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द द्रोणाचार्य अवार्ड इज आर करेक्ट। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी में दिया जाने वाला पुरस्कार है। बेसिकली द्रोणाचार्य कौन थे, द्रोणाचार्य आपके गुरु थे, तो ये आपके कोच को दिए जाते हैं। ये जो अवार्ड्स हैं आपके, वो स्पोर्ट्स पर्सन के जो कोच होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, इसमें क्या है, इट कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ 10 लाख एंड फीचर्स अ गोल्ड स्टैचू ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। तो गोल्ड स्टैचू नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा, गोल्ड स्टैचू नहीं दिया जाएगा। इसमें क्या दिया जाता है, आपका ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाता है। ठीक है भाई, इतना महंगा सोना है, गवर्नमेंट थोड़ी इस तरीके से बांटेगी, ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, ओम नाभियर वॉज ऑनर्ड विद द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड इन 1985 फॉर आउटस्टैंडिंग कोचिंग। ओम नाभियार को 1985 में उत्कृष्ट कोचिंग के लिए पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो 1985 में आप, तो ओम नाभियार द्रोणाचार्य अवार्ड को पाने वाले पहले कोच हैं। ठीक है, अब आपसे क्या आइडेंटिफाइड करना, सही वन। तो ओनली ए में क्या, ओनली ए इज करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2 करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 and 2 दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वर नॉट फाउंड ऑन द मोरियन स्टोन प्लस। तो निम्नलिखित में से कौन सा पशु मोर कालीन पत्थर के स्तंभों में नहीं पाए जाते। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में सिंह, ऑप्शन बी में बैल, ऑप्शन नंबर डी में हाथी, ऑप्शन नंबर डी में क्या, आपका ईगल।
तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। कौन सा एनिमल नहीं पाया जाता? आपका लायन देखने को मिलता है, आपका बुल्स भी देखने को मिलता है, आपका एलिफेंट्स भी देखने को मिलता है, लेकिन ईगल आपका नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेस वेदर इवेंट लाइक सोलर फ्लेयर्स एंड CME? निम्नलिखित में से कौन सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इंजेक्शन जैसे अंतरिक्ष मौसम घटनाओं का परिणाम नहीं है? तो क्या आपसे पूछ रहा है कि ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं उनसे क्या प्रभावित नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका? डिसरप्शंस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। भाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो प्रभावित होती है, जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं, सौर ज्वालाएं जो होती हैं, उससे जो आपका उपग्रह आधारित जो संचार व्यवस्था होती है वो प्रभावित होती है। ब्लैकआउट एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो आवृत्तियों में ब्लैकआउट ये भी होता है। अल्टरेशन ऑफ ओशन करंट, इससे जो महासागरीय धाराएं उनमें कोई ज्यादा कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, डैमेज टू सोलर ग्रिड्स, जो पावर ग्रिड्स होती हैं उनमें डैमेज होता है। तो सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज ऑफिशियली फॉर्म्ड, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक से, विद सर दोराबजी टाटा एज इट्स फाउंडिंग प्रेसिडेंट एंड डॉक्टर A.G. नोहरन एज सेक्रेटरी। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन था ये किस ईयर में, किस समय इसको कंस्टिट्यूट किया गया, कब स्टैब्लिश किया गया था? और आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1927, ऑप्शन डी क्या 1930। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो 1927 में आपके सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर A.G. नोहरन ने आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हु ऑथर्ड द व्हाइट टाइगर, विनर ऑफ द 2008 मैन बुकर प्राइज? 2008 में मैन बुकर प्राइज विजेता द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन क्या है? अरविंद अडिगा। ठीक है, उसके बाद आपके क्या है? रोहिंग्टन मिस्त्री। ऑप्शन सी क्या? अरुणधति रॉय। ऑप्शन डी है विक्रम सेठ। तो सही जवाब क्या रहेगा? जो ऑथर कौन है व्हाइट टाइगर के? आपके अरविंद अगेडिगा। ठीक है, ये इसके ऑप्शन है। और आपका डॉक्टर विक्रम सेठ ने क्या लिखा? अ सुटेबल बॉय, सुइटेबल बॉय। उसके बाद आपका जो अरुणधति रॉय हैं, इन्होंने क्या लिखा है आपका? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, मैन बुकर प्राइज आपका किस फील्ड में दिया जाता है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। किन किन कैटेगरीज में ये मैन बुकर प्राइज दिया जाता है? एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच स्विस बेस्ड बिजनेस स्कूल इज नोन फॉर पब्लिशिंग द एनुअल रिपोर्ट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स? कौन सा स्विट्जरलैंड स्थित बिजनेस स्कूल वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा स्कूल, IMD बिजनेस स्कूल, ETH ज्यूरिक इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलन। तो ये आपके जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है इसको कौन पब्लिश करता है? आपका पब्लिश करता है IMD बिजनेस स्कूल। तो बी इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट मेक्स छऊ अ सिंक्रेटिक इंडियन फोक डांस? तो छऊ नृत्य को एक समाहित भारतीय नृत्य रूप क्या बनाता है? कहने का मतलब छऊ इतना सिंक्रेनेटिक क्यों, इतनी कई सारी चीजों को ये अपने में समाहित क्यों किया हुआ है? ठीक है, तो इट यूजेस संस्कृत ओनली चैंट इन टेम्पल रिचुअल। देखिए कोई चीज जो सिंक्रेनेटिक्स होगी वो अपने आप में बहुत सारी चीजों को समाहित कर रही होगी। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है? ओनली चैंट। तो ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट नेचर दिखा रहा है। हमेशा सावधान रहना उन ऑप्शंस में जहां एब्सोल्यूट वर्ड यूज किए गए हों। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इट मर्जेस ट्राइबल फोक एंड क्लासिकल हिंदू एलिमेंट्स। यह जनजातीय लोक और शास्त्रीय हिंदू तत्वों का मिश्रण है। ऑप्शन सी क्या? इट एवॉल्व प्योरली फ्रॉम वैष्णव टेम्पल डांस, या पूरी तरह वैष्णव मंदिर नृत्य से विकसित हुआ। इट प्रोहिबिट
अगेन एब्सोल्यूट वर्ड, ऑल फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन, यह सभी प्रकार के नाट्य अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपका लॉजिक बड़ा हेल्पफुल रहता है, लॉजिक के बेसिस पे भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं और सही जवाब भी आप हासिल करते हैं। तो देखिए, इस सिंक्रेनेटिक वर्ड पे यदि आप फोकस करेंगे तो आपको बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ऐसा एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि आपको कितने भी ऑप्शन, कितना भी आप सिलेबस कंप्लीट कर लें, वो 100% कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए हमें बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे क्वेश्चंस में अपने लॉजिक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने क्वेश्चंस को रीड करके उससे कोरिलेट करके आंसर्स खोजने होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट हनुमान वाज लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश टू टैकल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। तो प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष को नियंत्रित करने हेतु शुरू किया गया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अब हनुमान की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे स्टैंड्स फॉर, हनुमान स्टैंड्स फॉर हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये हनुमान का फुल फॉर्म है यहाँ पे। अब ये क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन क्या, द प्रोजेक्ट इज लिमिटेड ओनली, देखिए आप यहाँ अगेन एक एब्सोल्यूट वर्ड आ गया, लिमिटेड ओनली टू कंपनसेशन फॉर विक्टिम ऑफ वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। यह परियोजना केवल वन्यजीव संघर्षों के पीड़ितों को मुआवजा देने तक सीमित है। तो ये ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो स्कीम है हनुमान, ये आपके कंजर्वेशन, जो भी प्रोटेक्शन, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ है उससे संबंधित है। ये आपका बेसिकली जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के लिए स्कीम लागू की गई है, ठीक है। और इसमें आपका दोनों, आपका जो वाइल्ड लाइफ है और जो विक्टिम ऑफ वाइल्ड लाइफ को भी इसमें मदद की जा रही है और वाइल्ड लाइफ को भी इसमें मदद की जा रही है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट 3 है ये गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन ए और आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 रहेगा। सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम 2026 वाज इनॉग्रेटेड बाय द्रौपदी मुर्मू। महिला कृषि खाद्य प्रणालियों पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। अब द्रौपदी मुर्मू जी कौन है, आपकी भारत की राष्ट्रपति, तो याद रखिएगा भारत की राष्ट्रपति हैं। और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, ये इनॉग्रेट किया गया, द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट द आपका ICAR कन्वेंशन सेंटर इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये कहाँ पे आपका हुआ, ये इंडियन काउंसिल ऑफ, ICAR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कन्वेंशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। यह सम्मेलन नई दिल्ली के ICAR कन्वेंशन सेंटर में हुआ, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 एंड 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2 दिया गया है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा, कमेंट में आप मुझे थीम बताइएगा, इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी। थीम एग्जाम में थीम भी पूछ लिया जाता है। अच्छा, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड 2026 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन्स फार्मर। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने 2026 को महिला किसान का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन क्या है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ऑप्शन बी क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन नंबर डी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपका किस संस्थान ने डिक्लेयर किया है इसको, ये आपका डिक्लेयर किया है आपका, इसको डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, इसको देखिए, एक UN की बॉडी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
तो ये संस्था इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो कई जगह पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यदि यहाँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली नहीं होता और उसकी जगह पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता तो सही विकल्प हमारा ये रहता। ठीक है, बट ये आपका इसका इसने यूएन ने इसको डेजिग्नेट किया है कि आपके लीडरशिप में ये इवेंट किया जाएगा। और ये इवेंट क्यों किया जा रहा है? टू रेज द अवेयरनेस ऑफ वुमेन फार्मर्स इन द, उनके जो महिला किसान है उनके योगदान को सराहने के लिए ये इनिशिएटिव की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फैट सोल्यूबल विटामिन इंक्लूड ए, डी, ई, के। वसा में घुलनशील विटामिन में ए, डी, ई और के शामिल है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 2 क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं हो सकते। अब आप बताइए, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये आपका। देखिए, विटामिन को हमने 2 कैटेगरीज में तो डिवाइड किया। विटामिन को हम उनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हो गए, फैट सॉल्युबल हो गए। दूसरा क्या होते हैं आपके? वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन होते हैं? ए, डी, ई और के। बाकी आपके जितने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, ये सब आपके किस कैटेगरी में चले जाते हैं? बी कॉम्प्लेक्स हैं। ये आपके वाटर सॉल्युबल, विटामिन सी आपका वाटर सॉल्युबल कैटेगरीज में जाता है। अच्छा, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये बॉडी में स्टोर्ड हो जाते हैं, स्टोर्ड इन बॉडी, स्टोर्ड इन बॉडी। और मुख्यतः किस में स्टोर्ड होते हैं? लीवर में, ठीक है, या टिश्यूज में ये स्टोर्ड हो जाते हैं। तो ये तो आपके स्टोर्ड हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल जो है विटामिन हैं ये स्टोर नहीं हो पाते। इसी वजह से हमें डे टू डे बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है विटामिन की। विटामिन आपके असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं आपके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबो इज आर करेक्ट? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2 दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 and 2 दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप विटामिन क्या है? असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग भी होते हैं, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे स्कर्वी रोग है, स्कर्वी रोग आपका विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग आपका जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस विटामिन की कमी से क्या रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या हो जाती है। ठीक है, अच्छा, क्या इनका सोर्सेज हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा सेट नंबर 36 कंप्लीट हो जाता है। एक पॉइंट ये, एक बात याद रखिएगा, ये आपके हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस रेलेवेंट्स हैं। तो ये मत इसको इस तरीके से क्लासिफाइड मत करिए कि ये एसएससी के लिए महत्वपूर्ण होंगे या एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण होंगे या टेट के लिए महत्वपूर्ण होंगे। कंसेप्ट तो देखिए हर जगह एप्लीकेबल होता है, हर जगह एप्लीकेबल होने वाला है। तो आप उस तरह से इस चीज को देखिए, कोई भी एस्पिरेंट होता है ना, वो सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा होता है, वो कई सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है। और हर चीज की तैयारी फ्रेश ढंग से नहीं होती है कि भाई आज हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारी चीजों को फर्स्ट टाइम ही पढ़ेंगे। आज आप एसएससी क्वालिफाइड करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाएंगे। कल के दिन आप आईएएस की भी तैयारी करेंगे या पीसीएस की तैयारी करेंगे, वहाँ पे भी यही इसी तरीके के कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। वहाँ पे अभी ये जो नॉलेज है जो आपने यहाँ अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में उसको लर्न किया, उसको एक्यूमुलेट किया, वो आगे के एग्जाम में भी काम में आएगी। अब ये जो जीएसटी से बेस्ड क्वेश्चन है, अब जब आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे वहाँ पे भी ये वैल्यूबल रहेगी। जीएसटी इंस्पेक्टर आप बनेंगे वहाँ पे भी ये वैल्यूबल रहेगी। ठीक है, जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो वहाँ पे भी ये सारी जो नॉलेज, जो बेस आपने बनाया, ये सब आपके लिए वो रहेगी। और आगे भी तो आप आगे, आज मान लीजिए आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, जीएसटी इंस्पेक्टर बने, आगे भी तो एग्जाम की तैयारी करोगे, तो उसको उस ढंग से चीज़ों को डील करो
कि वो कंसेप्ट आपको अच्छे से पता हो, कंसेप्ट की क्लियरिटी है, उसके फैक्ट्स के विषय में आपको अच्छे से जानकारी है, फिर लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे बात की जाती। आपके आईएएस के मुकाबले एसएससी में लेवल थोड़ा इजी रहेगा, आईएएस में वही चीज लेवल टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज एक फंडामेंटल डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीजें रेलेवेंट है। कमेंट में कई सारे एस्पिरेंट्स हैं इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे, ये उसका ये, तो मैं उनको ही इस बात को गाइड करना चाह रहा था। चलिए, तो इस तरीके से हमारा सेट नंबर 36 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप अपने जो भी आपके रेलेवेंट क्वेरीज हैं वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आई विल एड्रेस ऑल द क्वेरीज। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा सेट नंबर 36 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।